नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और करेंट अफेयर हमने पेज नंबर 23 का आधा पढ़ दिया था और आधे से हम लोग करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। प्लस हमने आपसे बोला है कि पेज नंबर 1 से 14 वन लाइनर है, उसको हम लोग थ्रू एमसीक्यू करेंगे। उसका पेज नंबर 2 का एमसीक्यू हम लोग आज खत्म कर देंगे। बस 10-15 मिनट क्लास आगे बढ़ेगी तो वो एमसीक्यूज हम लोग कर लेंगे। तो हमारा इधर जैसे जैसे क्लास खत्म होगा वो वन लाइनर टॉपिक्स भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस पूरे वन लाइनर टॉपिक्स क्या करूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा और इकट्ठे पूरे 6 महीने के करेंट अफेयर थ्रू एमसीक्यू समाप्त कर दूंगा। मेरा वादा है आप सबसे कि आने वाले 20 क्लास में आपको इस मैगजीन की एक एक लाइन याद होगी, जिसको रटना बोलते हैं ना, आपको रटी होगी। इतनी बढ़िया तरीके से एक एक चीज समझाता निकलूंगा। जहां पे चुटफुट एरर्स हैं वो एरर्स भी सही करा दूंगा, वहां भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी इसी रिपोर्ट में एक छोटी सी टाइपिंग एरर है वो मैं सही करा दूंगा। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, ये रिपोर्ट क्या है। तो ये नदी डाल्फिन गणना रिपोर्ट है। ध्यान, ये कहीं इसमें कहीं गंगा या सिंध रिवर का नाम नहीं है। ध्यान रहा, तो यानी क्या है, नदी डाल्फिन अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत में गंगा नदी डाल्फिन भी है, ठीक है, और सिंध नदी डाल्फिन भी है, सिंध नदी डाल्फिन भी है। तो होता क्या है कि लगभग 8 राज्यों की 28 नदियों की तलाश की गई। 8 राज्यों में 28 नदियों की तलाश की गई जहां पे क्या होते हैं, ये डॉल्फिन्स पाई जाएंगी। अब देखो रिपोर्ट क्या आती है, रिपोर्ट आती है भाई कि 6327 ये क्या है, टोटल डॉल्फिन है। ध्यान, टोटल डॉल्फिन है, इस बात की रिपोर्ट आती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई केवल 3 डॉल्फिन जो है वो सिंध रिवर डॉल्फिन है और बाकी की सब यानी लगभग 6324 डॉल्फिन क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन है। गंगा नदी डॉल्फिन है। ध्यान, तो सिंध नदी डॉल्फिन कौन है, तो सिंध नदी डॉल्फिन कितनी है, केवल और केवल 3, यानी सिंध और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। ध्यान, सिंध और उसकी ट्रिब्यूटरी में कुल कितनी नदी डॉल्फिन है, तो केवल और केवल 3 नदी डॉल्फिन है। और हम बात करेंगे वहीं गंगा नदी की, तो गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरी में जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी भी शामिल होती है। यहाँ पे गंगा प्लस गंगा की ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा प्लस ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। नदी डॉल्फिन हम लोग इतनी गंगा नदी डॉल्फिन में ये 2 नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी को शामिल करते हैं। ध्यान देना, तो गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी या गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्रा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी में पाई जाती है। पहले तो ये बेसिक अंतर क्लियर करो कि सिंध नदी डॉल्फिन, सिंध नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी, फॉर एग्जांपल ब्यास, ठीक है, और गंगा नदी डॉल्फिन गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती है। एक बेसिक डिफरेंस यहां से खत्म करो। ठीक है, तो यहां पे टोटल तो आपको याद ही करना है कि टोटल हमारे यहां कुल कितनी डॉल्फिन अनुमानित है, तो 6327, कितनी, 6327। और उसमें सिंध नदी डॉल्फिन कितनी है, तो केवल और केवल 3। शेष क्या है, तो गंगा नदी डॉल्फिन है, शेष गंगा नदी डॉल्फिन है। अब हम इसको स्पेशली स्टडी करेंगे कि गंगा की मेन जो धारा है, मुख्य धारा है, उसमें कितनी है और गंगा की ट्रिब्यूटरी में कितनी है। ब्रह्मपुत्रा की मुख्य धारा में कितनी गंगा नदी डॉल्फिन है और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी में कितनी डॉल्फिन है। और सिंध का तो हम लोग देखेंगे, सिंध में सिंध नदी डॉल्फिन जो है वो सिंध की या सिंध की ट्रिब्यूटरी कहां पे स्थित है वो भी ध्यान से देखेंगे। ये बात हम लोग समझ ले, पहले तो इस चीज को समझ लें। अब देखो गंगा नदी डॉल्फिन जो है या गंगेटिक डॉल्फिन जो है उनका बेसिकली जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, गंगेटिका 2 बार, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका ये नाम है किसका, तो ये साइंटिफिक नेम है आपके गंगा नदी डॉल्फिन का। ध्यान देना, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका ये गंगा नदी डॉल्फिन का क्या है, साइंटिफिक नेम है, ये आप लोग कहीं लिखना। और सिंध नदी डॉल्फिन का आप चाहो तो जो साइंटिफिक नाम है वो बता सकते हो। ठीक है, उसमें दूसरा वाला जो गंगेटिका है वो हट के कुछ और हो जाता है। तो ये बात एक चीज इसमें लिखा नहीं गया है, इसको लाइए लिख भी देता हूं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका ठीक है, ये साइंटिफिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है ये गंगा नदी डॉल्फिन का नाम है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, गंगा रिवर का। अब देखो गंगा रिवर का,
अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख जो इसमें अभी नहीं लिखा गया है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमको जानना जरूरी है, हमारे पेपर में आ जाता है। पहली चीज जो हमको जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे जो यहाँ पे लिखा 1973 फल्ला डैम का, इसके बारे में पहले आपको बता दूं, ये कल होमवर्क भी आपको दिया था। 1973 में हमने टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। 1975 में हमने टाइगर नहीं, ये एलिफेंट प्रोजेक्ट है आपका, एलिफेंट प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। 2019 में हमने 9 में स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और ये आपकी क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, घड़ियाल प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्रोको आपका डायल प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये घड़ियाल प्रोजेक्ट है आपका। तो इसको आप मिटा देते हैं, ये कल आपको मैंने दिया था कि इसको कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए, तो ये काम आपका हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने करा भी दिया, ठीक है। कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था, मतलब कमेंट बताया भी था। एक चीज बहुत क्लियर बताऊं, होमवर्क यार करना, देखो मैं आपको जितना चीज बता रहा हूं वो अभी एडिशनल यहाँ पे नहीं लिखी गई है, ठीक। तो मैं अगर इतना काम स्पेशली करके आपके लिए आ रहा हूं, तो हम भी जो होमवर्क देते हैं ना आप बताओगे तो हमको लगेगा यार कि आप मेरी बात मान रहे हो, जो मैं कह रहा हूं वो काम कर रहे हो, क्योंकि एक तरफा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आयोग जहां से जाके क्वेश्चन बना सकती है वहां पे जाके काम कराना, मतलब मुझे रीडिंग करना रहता तो कल जैसे मुझसे क्लास का मिस हो गया, थोड़ा मैं कुछ पर्सनल इश्यूज में चला गया था कहीं, तो टाइम लग गया मुझे आने में। मैंने क्यों जल्दीबाजी में क्लास नहीं बनाई, ताकि जो मैं देना चाहता हूं क्लास के बीच में वो ऐसा ना हो कि डिलीवरी ना हो क्लास के बीच में और क्वेश्चन वहीं से आ जाए। लेकिन आप काम नहीं करोगे, आप कमेंट बॉक्स में नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो, तो बताना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं, ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना। अब राष्ट्रीय जलीय जंतु पूछ दे आपसे कि राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है, अगर पेपर में कुछ नहीं पूछ दे, राष्ट्रीय जलीय जंतु, ठीक है, तो वो आपका है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, नदी डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जंतु है। और अभी गंगा डॉल्फिन कुल कितनी है, 6324 है। अगर हम इनका आयुषीन स्टेटस देखें, ध्यान देना, अगर हम लोग पहले तो देखें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, WPA 1972 एक्ट का नाम है। इसके तहत अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है, ध्यान देना, ये इसके अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। पीटी में एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि WPA एक्ट के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया गया है, तो कहां पे है, कहां पे है, एक तो ये हो गया। इनका आयुसीएन स्टेटस आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना। सेकंड क्या हो सकता है, इनका आयुसीएन स्टेटस आपसे पूछ दे, तो आयुसीएन स्टेटस इनका क्या है, ठीक है, तो इनका आयुसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड है आयुसीएन स्टेटस। तो हमने एक्स्ट्रा क्या बताया, आयुसीएन स्टेटस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किस शेड्यूल में है, किस अनुसूची में है, ये बताया हमने। इनका साइंटिफिक नेम देखा, ये सारी चीजें हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा कर लिया, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए यहां पे, कुल 6327 रिवर्स हैं। देखो पहला जो इसमें पैरा इसके बाद से राइट साइड में लिखा है वो स्टेट वाइज डॉल्फिन को काउंट कर रहा है, और उसका दूसरा पैरा जो है वो रिवर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, किसका, डॉल्फिन का। अब समझो स्टेट वाइज क्या कहता है कि भाई गंगा नदी डॉल्फिन है, चूंकि नामी है, तो उत्तर प्रदेश में स्टेट वाइज देखोगे तो यूपी में सर्वाधिक है, यूपी के बाद से बिहार में है, बिहार के बाद से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद से असम, फिर झारखंड, फिर राजस्थान, फिर पंजाब। पंजाब में कुल कितनी, पंजाब में केवल और केवल 3, केवल और केवल 3, ठीक है। तो अगर कल को इनको अरेंज करने के लिए बोल दे कि संख्या के अकॉर्डिंग इन स्टेट को अरेंज करो, ठीक है, तो यूपी बिहार हो गया टॉप। क्यों भाई, गंगा की मुख्य धारा यहीं से निकलती है, तो सिंपल सी बात है कि उत्तर प्रदेश रैंक 1 और आपका हो गया बिहार रैंक 2 पे। इसके बाद से पश्चिम बंगाल की बारी आती है, पश्चिम बंगाल में 800 पार है, तीसरे नंबर पे है। फिर असम और झारखंड की बारी है, फिर असम और झारखंड की बारी है, क्योंकि असम में क्यों है, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मेजरली, तो सिंपल सी बात है, इसलिए असम में जो आपकी रिवर डॉल्फिन है, खासकर गंगा रिवर डॉल्फिन है, उसकी संख्या 635 है, ध्यान देना। तो हमको यहाँ पे इनका क्रम भी याद रखना है। यूपी, ध्यान देना, यूपी के बाद से क्या हो गया आपका बिहार, बिहार के बाद से क्या हो गया वेस्ट बंगाल, बिहार के बाद से वेस्ट बंगाल, ठीक है, यूपी बिहार फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल आपका, वेस्ट बंगाल के बाद से असम, वेस्ट बंगाल के बाद से असम, असम के बाद से झारखंड, झारखंड के बाद से आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश मिला के 95। तो ये होगा स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से बना देगा, इस क्वेश्चन को सिंपल कहेंगे, और इन्हीं क्वेश्चन से ये ट्रेडिशनली फैक्ट्स को इंक्लूड कर देगा, तो ये कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। आते हैं
अब हम लोग देखेंगे रिवर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक छोटी सी एरर है, यहाँ एक छोटी सी टाइपिंग एरर है, आपको समझा दूंगा, ठीक है। टोटल मैंने आपसे बोला है कि डॉल्फिन कितनी है, 6327। अब ऊपर वाला फैक्ट जोड़ोगे तो 6327 आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला फैक्ट जोड़ोगे तो 6328 आएगा, यानी रिवर डॉल्फिन को काउंट करोगे तो 6328 आएगा। अब समझना बात को भाई, मैंने आपसे बोला कि गंगा नदी और गंगा की सहायक नदी, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी, फिर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, इनकी जो वो है डॉल्फिन्स हैं, उनको हम लोग गंगा नदी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी की मुख्य धारा में कितनी डॉल्फिन है, तो 3275। और ब्रह्मपुत्रा की मुख्य धारा में 584। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज में 24 ऐसे भी कर सकते हो। देखो 32 75, ठीक है, 14 24, ये गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी हो गया। तो स्पेशली ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकता है कि गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी में, ठीक है, कुल इतनी नदी डॉल्फिन है या गंगा नदी डॉल्फिन है, और ब्रह्मपुत्रा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी में कुल इतना नदी डॉल्फिन है। तो यहाँ पे 584 और उसकी सहायक नदी में 51, तो जोड़ के भी दे सकता है। तो ध्यान देना, जोड़ोगे तो 5 4 9 7 1 8 4 2 6 3 2 5, तो 5689 ये गंगा और प्लस गंगा की ट्रिब्यूटरी, पूरा संपूर्ण गंगा मिला के, ठीक है, गंगा मुख्यधारा और उसकी ट्रिब्यूटरी मिला के पूछ दे तो 5689। गलत करवाना है उसको, कुछ भी आपसे पूछ सकती है, आप रेडी रहना। और अगर आपको लगता है कि सर ये 5689 नहीं याद पड़ेगा, तो भाई आपको थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपने दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी कि भाई अगर हम लोग गंगा नदी और गंगा नदी ट्रिब्यूटरी को जोड़ दें तो 5689 आपकी क्या है, डॉल्फिन्स है। इसी तरीके ब्रह्मपुत्रा में 584 है, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरी में 51 है। अब इसको जोड़ोगे तो 4 1 5 8 5 13, 3 हाथ में 1 और 6, तो 635 आपके पास कितनी है, 635 आपके पास जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी में, ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी में, ध्यान देना, ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी में। लेकिन अब यहाँ पे 4 नदी डॉल्फिन लिख रहा है ब्यास नदी में। हमको पता है पंजाब में कुल कितनी है, 3, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि सिंध नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी है, 3। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक फैक्ट गलत हो गया, ये 4 नहीं 3 होगा, ठीक है। और इसको काउंट भी आप करोगे 4 के हिसाब से तो 27 की जगह 28 हो रहा है, मीन्स एक ज्यादा टाइप हो गया था, ठीक है। तो आयोग को पता है, अगर वो आयोग पढ़ेगी इसे तो ब्यास नदी में कुल कितनी डॉल्फिन पूछ देगा, आप 4 बार के चले जाओगे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये बेसिक गलती है, आप लोग को सुधार करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सुधार करना है। तो गंगा नदी की मुख्य धारा में औसतन 3275, उसकी ट्रिब्यूटरी में 24 शोध है, ठीक है, 584 ब्रह्मपुत्रा में और उसकी ट्रिब्यूटरी में 51, और शेष जो बचा वो आपका ब्यास नदी में। तो इजिली आपका तैयार हो गया, इजिली तैयार हो गया। और ब्यास नदी में जो 3 रिवर डॉल्फिन है वो कहां पे है, पंजाब में है, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो होता क्या है कि जब ये नदी गणना रिपोर्ट जारी की जाती है तो जारी कौन करता है, ध्यान देना। जब ये नदी गणना रिपोर्ट जारी की जाती है तो जारी करता है कौन, खुद प्राइम मिनिस्टर। कहां पे, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी 7वीं बैठक के दौरान पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, समझना बात को। तो मोदी जी केवल नदी गणना रिपोर्ट जारी नहीं होगा, मोदी जी को बुलाया जाएगा तो 5 7 काम 8 काम एक साथ होता है, ठीक है। एक काम के लिए मोदी जी क्यों जाएंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर इतना खाली थोड़ी है। तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में क्या होता है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक 7वीं बैठक होती है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी बना के दे सकता है, ठीक है, उसको पता चलेगा ये हाईलाइटेड नहीं है, लोग पढ़ के नहीं जाएंगे। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहां हुई, तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। तो गिर नेशनल पार्क कहां पे, गुजरात में, और वहीं पे राष्ट्रीय वन्यजीव की कौन सी बैठक हुई, 7वीं बैठक हुई, और यहीं पे पहली नदी डॉल्फिन क्या किया कि गणना रिपोर्ट जारी की गई। मोदी जी कहते भाई इतना ही काम नहीं, कुछ और भी काम कर लो। तो कुछ और भी काम जो होगा वो यहां पे होगा, ध्यान रखना, कुछ और भी काम जो होगा वो यहां पे होगा। ये देखो मोदी जी ने कहा, क्या कहा इस अवसर पर, यानी 7वीं जो बैठक थी, ध्यान रखना, जो 7वीं बैठक थी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, जो 7वीं मीटिंग है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, ठीक है, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, वन्यजीव बोर्ड, ठीक है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 7वीं बैठक थी। उन्होंने बोला इस बैठक के दौरान कि भाई जूनागढ़ में, इस अवसर पर उन्होंने बोला कि जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की उन्होंने क्या की, आधारशिला रखी। तो पहला काम क्या होगा कि
कि जूनागढ़ में मोदी जी ने क्या किया, राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल सेंटर की स्थापना की, नेशनल, ठीक है, वाइल्ड लाइफ रेफरल सेंटर की स्थापना की, या इसकी स्थापना नहीं, आधारशिला रखी कहां पे, तो वो की जूनागढ़ में। तो ये भी क्वेश्चन बन क्या सकता है। मोदी दूसरा काम इसी अवसर पे और दूसरा इनिशिएटिव क्या लेंगे, वो कहेंगे भाई सेकंड इनिशिएटिव मेरा इसके अलावा ये है कि एशियाई शेरों की गणना की 15वीं गणना हो चुकी है। तो एक काम करो, 16वीं गणना की मैं घोषणा करता हूं एशियाई शेरों का, आपको गणना करके बताना है। 15वीं गणना रिपोर्ट आ चुकी है, 16वीं गणना रिपोर्ट की घोषणा करते हैं कि भाई हमको एशियाई शेरों की भी काउंटिंग करनी है, दूसरी गणना वो ये घोषणा करेंगे, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि इसके अलावा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में प्राकृतिक रूप से बढ़ रही एशियाई शेरों की आबादी को देखते हुए वहां भोजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने की बात बोली गई है, ठीक है। तो वर्धा वैसे भी गुजरात में आपकी स्थित है, ठीक है, आप लोग होता है। तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। और यहाँ पे बोला गया है कि भाई एशियाई शेरों की, जो एशियाई लॉयंस है, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो उनके लिए क्या है, ऐसा ना कि फूड संकट आके खड़ा हो जाए, तो भोजन की उपलब्धता क्या करना होगा, इनके लिए बढ़ाना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि शेर कमजोर हो जाए, ठीक है, ध्यान देना। अगली बात इन्होंने क्या बोला, अगली बात इन्होंने बोला कि भाई कि मानव वन्यजीव संघर्ष क्या बढ़ जा रहा है, ठीक है। मानव वन्यजीव, आप देखोगे अक्सर कि शेर, हाथी, वन्यजीव क्या करेंगे, इंसानों पे हमला कर देते हैं, जबकि मित्रवत होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई कि इस संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए, यानी इस संघर्ष को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, कोयंबटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्या होगा काम, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो साइकॉन में स्थापित की जा रही है, उसका काम है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना, इसकी स्टडी करना, ठीक है। तो पीटी में एक तो अगला क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ये आपको हो गया। तीसरा उन्होंने बोला भाई भोजन बढ़ा दो, ठीक है। चौथा उन्होंने बोला कि भाई एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करनी है। तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन के यहां कर सकते हैं मैथ कॉलम में कहीं कि सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहां पे है, जानना, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध बताओ, किसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, किसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ये भी आप बता सकते हो। तो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, इसका यहां पे क्या बोला गया, इनसे बोला, यहां पे बोला गया कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करो, और इसका काम क्या होगा, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। इतनी घोषणा इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, इतनी घोषणा की गई थी। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर गांधी सागर अभ्यारण्य यानी मध्य प्रदेश, बन्नी घास के मैदान यानी गुजरात में चीतों को बचाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, चीतों को बचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अब देखो, हमको पता है कि अभ्यारण्यों पे, ठीक है, राष्ट्रीय पार्कों पे अलग से क्वेश्चन भी बन के आते हैं और ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपका इसको ट्रेडिशनली भी दिमाग रख लो कि गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और बन्नी घास का मैदान गुजरात, इन दो जगहों पे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चीता को भी बता सकते हैं, जो चीता है, चीते को यहां बसाने की योजना बना सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट घड़ियाल आपको मैंने समझा दिया, प्रोजेक्ट घड़ियाल आपको समझा दिया। प्रोजेक्ट घड़ियाल कब बना था, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए। देखो, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जानना इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी अत्यधिक संकटापन्न है, अत्यधिक संकटापन्न है। देखो, संकटापन्न इनकी स्टेटस है। अब देखो, इसी चीज को मुझे समझाना रहता, मतलब रीडिंग करना रहता, तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है, मैक्सिमम रीडिंग करके निकल गए, तो मैं भी 5 मिनट क्या करता, रीडिंग करके निकल जाता। लेकिन अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ट्रेडिशनली, ठीक है, करंट अफेयर से स्टेटमेंट देके कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप हो सकता है पढ़े भी हो, उम्मीद करेंगे इसी हिसाब से पढ़े हो, लेकिन नहीं पढ़े हो तो देखो क्लास का ये बेनिफिट है, 1 मिनट में रिवीजन करा दे रहा हूं। तो 7वीं बैठक है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, मोदी जी अब बुलाए गए, तो मोदी जी से बोला गया कि भाई कि 7वीं बैठक में लोग क्या करते हैं, देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी करेंगे। तो मोदी जी पूछते भाई कि कितनी है, तो पता क्या चलता कि 6327 सारी जो डॉल्फिन है, 3 डॉल्फिन को छोड़ के सब गंगेटिक डॉल्फिन है। और गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई कुछ 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फैक्ट्स देखा, आईयूसीएन स्टेटस देखा,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उनकी क्या स्टेटस है ये देखा, ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझा। फिर हमने क्या किया, गंगा नदी डॉल्फिन को हमने क्या किया, रिवर्स के अकॉर्डिंग ब्रेक किया कि गंगा रिवर में कितनी है, ट्रिब्यूटरीज में कितनी है, ब्रह्मपुत्रा में कितनी है, उसकी ट्रिब्यूटरी में कितनी है, और सिंध नदी डॉल्फिन ब्यास नदी में पाई गई है, तीनों की तीनों नदियां आपकी पंजाब में स्थित है, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट वाइज क्या हालचाल है, तो स्टेट में यूपी टॉप, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर असम। असम में झारखंड से आगे है, इसके पीछे का रीजन बेसिकली ये है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, ध्यान देना। तो ये सारी चीजें हमने देखा। इसके बाद से मोदी जी ने कुछ और भी इनिशिएटिव लिया, जैसे कि भाई उन्होंने बोला कि जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल सेंटर की स्थापना करनी है, 16वीं एशियाई शेरों की गणना की रिपोर्ट जारी करनी है, बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में उन्होंने बोला कि शेरों की संख्या, एशियाई शेरों की संख्या बढ़ रही है, और मतलब ये डाटा जो है भाई साहब वहां पे शेरों की संख्या बढ़ रही है, तो भोजन की उपलब्धता बढ़ाई जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया, तो कोयंबटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री है, उसी में के परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। और क्या बोला, चीतों की बसाने की बात बोली गई, कहां पे, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में और बन्नी घास के मैदान गुजरात में। इसके अलावा प्रोजेक्ट घड़ियाल के तहत घड़ियालों के संरक्षण के प्रयास बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मैंने प्रोजेक्ट घड़ियाल आपको समझाया भी, मतलब बाघ, और यहाँ पे क्या हो गया, फिर प्रोजेक्ट घड़ियाल की भी बात की गई है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर बात की गई है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हमने देख लिया। अब देखो कितना नया चीज देखा, एक चीज यहाँ पे नया देखा, साइंटिफिक नेम देखा, ठीक है, आपको रिवर डॉल्फिन्स को डिवाइड किया, समझे ना, इतनी एडिशनल चीज देखा। चलो हम लोग आते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पे। अभी इन्वायरमेंटल करेंट अफेयर चल रहा है बेसिकली आपका, ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसमें उतना टाइम नहीं देना है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल क्या है कि कच्छ जिले के लखपत तालुका में भी, ध्यान देना, ये भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है, ये गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। गुजरात का पहला जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है गुजरात का पहला, ठीक है, ध्यान देना, विरासत स्थल है। तो कह रहा कि भाई कहां पे स्थित है, कच्छ जिले के लखपत तालुका में एक गुनेरी गांव है, उसी गुनेरी गांव में ये आपका स्थित है। तो यहां पे क्या, इस गुनेरी गांव में बेसिकली मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ध्यान, कच्छ जिले के लखपत तालुका में ये स्थित है, लखपत तालुका में, जो अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये इस लखपत तालुका में एक गुनेरी गांव है, वहां पे स्थित है। यहां पे बेसिकली क्या, मैंग्रोव स्थित है। ये क्या है, इसी के लिए इस मैंग्रोव का नाम, चूंकि अंतर्देशीय है, यानी बाउंड्री के, मतलब तटीय एरिया पे नहीं है, तटीय एरिया के अंदर है। ध्यान रहा, बात समझना, ये अंतर्देशीय, ये क्यों फेमस है, क्यों इसको विरासत स्थल बोला गया, ये क्या है, ये अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी इसका नाम है। गुनेरी नाम क्यों है, क्योंकि गांव के नाम पे इसका नाम गुनेरी पड़ा है, ठीक है, गांव के नाम पे इसका गांव हम गुनेरी पड़ा है। यहाँ पे मैंग्रोव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव वन है। और अंतर्देशीय क्यों, क्योंकि कोस्टल एरिया से 45 किलोमीटर अंदर है, और कोरी क्रिक से 3 से 4.5 किलोमीटर लगभग, यहाँ पे लिखा है 4 किलोमीटर अंदर है कोरी क्रिक से। तो तटवर्ती क्षेत्र पे नहीं है, तटवर्ती क्षेत्र से थोड़ा अंतर है, तो अंतर्देशीय हो गया। अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी कहां पे स्थित है, कल को आपसे पूछते तो गुजरात में। अब इसको क्या किया गया, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। देखो रीजन क्या है, तो एक तो देखो जो मैंग्रोव की परिस्थितियां हैं वो क्या है, तो मैंग्रोव वन के लिए नॉर्मली माना जाता है कि भाई उनकी तटीय उपस्थिति होनी चाहिए, और उनको 24 घंटे में एटलीस्ट 1 टाइम ही सही, लेकिन एक बार उनको क्या होना है, ज्वारीय मतलब वहां पे जल प्राप्त होना चाहिए, ज्वारीय जल प्राप्त होना चाहिए। 2 केस है, तो ज्वारीय जल भाई 45 किलोमीटर अंदर तो जाएगा नहीं, मतलब इनको ना ज्वारीय जल मिल रहा है और ना ही इनकी स्थिति तटीय है, फिर भी मैंग्रोव वन है, तो यही इसकी स्पेशल विशेषता है, यही इसकी क्या है, स्पेशल विशेषता है। अंदर एक वर्ड नहीं पढ़ा हूं, केवल इसके नाम से आपको समझा दिया कहां पे है, और इसके अलावा अंदर जो चीजें बस यही है। ये देखो समझा गया है कि अरब सागर से 45 किलोमीटर दूर है, कोरी क्रिक से 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मैंग्रोव वन की जो विशेष परिस्थितियां वो यहाँ पे था, समझा दिया। अब देखो, अब भाई कुछ बकवास टाइप के क्वेश्चन आजकल यूपीपीएससी पूछने लगे, अगर वैसा पूछेगा तो कितने बड़े एरिया में फैला है, ये भी पूछ सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, मन का मौजी है, ठीक है। तो इसको भाई आप लोग देख लेना, कल को ये मत कहना कि सर लिखा था आपने बोला नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपने मन से रीड कर लो, ठीक है, एटलीस्ट एक बार रीड कर लो, याद करने नहीं बोल रहे, बाकी चीज याद करनी है, एक लाइन से सब समझा दिया। नेक्स्ट और यहां पे ध्यान देना है, यहां ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान देना, वरना ये आपका नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और हम समझेंगे जो
भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में अभी क्या हुआ, शामिल हुआ। धन्यवाद। तो इंडिया ज्वाइंस यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर। तो भारत ऑब्जर्वर के तौर पे, ऑब्जर्वर अर्थात पर्यवेक्षक के तौर पे भारत क्या हुआ, शामिल हुआ। देखो भाई इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। ऑब्जर्वर के तौर पे शामिल हुआ। अब देखो, अब भारत जो यूरोड्रोम कार्यक्रम का देखरेख करता है, पहले तो समझो यूरोड्रोम कार्यक्रम है क्या, यहां पे समझाता हूं। देखो है क्या, यहां पे यूरोड्रोम कार्यक्रम को 2016 में स्टार्ट किया गया। कब? वर्ष 2016 में इसको स्टार्ट किया गया, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। यह कार्यक्रम यूरोप के 4 देशों के पहल का परिणाम है। जिन 4 देशों की पहल है वो है जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। यानी यूरोपियन कंट्रीज है लेकिन यूके नहीं है, ध्यान रखना। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 कंट्रीज ने मिलकर यूरोड्रोम कार्यक्रम को 2016 में स्टार्ट किया था। कब? वर्ष 2016 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और भारत इसमें क्या है, एज अ ऑब्जर्वर कंट्री है। और जिन कंपनीज की मेनली इसमें भूमिका है वो एयरबस, जो इस यूरोड्रोन कार्यक्रम को बना रही है, इसके तहत ड्रोन्स बनाएगी। कैसे ड्रोन्स, क्या ड्रोन्स, सब समझाऊंगा। उसमें एयरबस स्पेन की, डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की, लियोनार्डो इटली की, ये सब इस कंपनियों की मेजर हिस्सेदारी है इस ड्रोन कार्यक्रम को संचालित करने में या इससे ड्रोन्स को बनाने में। कौन है? एयरबस स्पेन, डसॉल्ट एविएशन फ्रांस और लियोनार्डो इटली। अब समझो, इस यूरोड्रोन कार्यक्रम को पूरा मैनेजमेंट करने का, कि भाई 4 कंट्रीज हैं तो एक बॉडी बनाओ। वो बॉडी क्या करे कि इस यूरोड्रोन कार्यक्रम को ऑब्जर्व करे, इसको नियंत्रित करे, देखरेख करे। तो एक एक बनाया गया, एक मतलब एक जो संस्था है वो है, देखो इसका नाम क्या, ऑकर, ठीक है, OCCAR, ठीक है, संयुक्त आयुध सहयोग संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट ऑर्नामेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑर्नामेंट कॉर्पोरेशन। थोड़ा सा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मैं बार बार क्लास में इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। रीजन ये, देखो मेरा मीडियम थोड़ा सा इंग्लिश नहीं है तो मैं ट्राई करता हूं बट उतना मेरे से बढ़िया हो नहीं पाता है, ठीक है। बट ठीक है, किसी को दिक्कत ना है, इसी को ध्यान देना। तो है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, इसका काम है बेसिकली, इसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। तो अभी हाल ही में इसी संस्था ने भारत को क्या किया, एज अ ऑब्जर्वर शामिल किया है। भारत ने को एज अ ऑब्जर्वर शामिल किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भारत पहला कंट्री है जो एज अ ऑब्जर्वर आया है। तो यूरोड्रोन कार्यक्रम में ये भारत दूसरा, एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा बड़ा भागीदार है जो शामिल हुआ है। इसके पहले इसमें कौन था, इसके पहले इस कार्यक्रम में जापान था और जापान के बाद से अभी किसकी बारी आ गई, इंडिया की। तो ये भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है कि जापान के बाद से जिस दूसरे एशियाई प्रशांत कंट्री को चुना गया वो कौन है, वो हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा भाई, अब आप बोलोगे सर ये यूरोड्रोन कार्यक्रम लाई क्योंकि, इस कार्यक्रम को लाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, एक बार ये बताओ, ठीक है, समझो। देखो यहां पे, यहां समझो, इस 2 लाइन को समझो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझना है पहले बात को। तो यूरोड्रोन के बारे में बोला है कि यह एक मेल है, मेल मतलब पुरुष नहीं, ठीक है, ये एक मेल है। इसके मेल का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है, ठीक है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसका मतलब क्या है कि देखो मीडियम का मतलब हो गया मध्यम एल्टीट्यूड पे, यानी मध्यम ऊंचाई पे ये उड़ान भरेगी। पहली बात, मीडियम एल्टीट्यूड यानी मध्यम ऊंचाई। तो कल को पेपर में यहीं पे देखो भारत क्या एज अ ऑब्जर्वर आया है, ठीक है, एज अ पर्यवेक्षक आया है, लेकिन हो सकता है यहीं पे लिख दे कि भारत इसका एक अस्थायी सदस्य बना है और स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे तो पर्यवेक्षक की जगह अस्थायी सदस्य दे दे और आपसे गलत करवा ले, तो रेडी रहेंगे। दूसरा, ये मीडियम एल्टीट्यूड है, कहीं पे यहीं पे हाई एल्टीट्यूड भी दे सकता है, लेना तो कुछ कुछ टर्म्स जहां वो चेंज कर सकता है, ठीक है। लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब होता है कि लंबी अवधि तक क्या हो सकता है, ये उड़ान भर सकता है, लंबी अवधि तक 24 आवर्स तक भी ये एक साथ उड़ान भर सकता है, 24 घंटे तक भी, ठीक है। तो लॉन्ग एंड्योरेंस, तो मेल का मतलब समझ गए, ठीक है। और ये क्या है, ये आरपीएस भी है। आरपीएस का मतलब समझ क्या है कि कह रहा है कि रिमोटली जो है पायलटेड है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट सिस्टम है। रिमोटली पायलटेड का मतलब क्या है कि भाई इसको दूरस्थ नियंत्रित किया जाता है
उसमें मानव रहित विमान है। ड्रोन का मतलब ही नॉर्मली यही होता है, ठीक है, सिंपली सी बात। तो ये रिमोटली पायलटेड है, यानी इसमें कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान रहे, इसकी जरूरत नहीं है। यानी कल को इसको कोई मार गिराएगा तो एज अ मानव कोई क्षति नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, रिमोटली पायलटेड है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर तो मीडियम एल्टीट्यूड समझिए, लॉन्ग एंड्योरेंस समझिए, रिमोटली पायलटेड समझिए, ये इसकी क्या है, इस यूरोड्रोन कार्यक्रम की विशेषता है। देखना कह रहा कि इस कार्यक्रम का क्या है कि यह ड्रोन यह एक ड्रोन, इस कार्यक्रम का यूरोड्रोन के बारे में, यह एक ड्रोन आधारित यानी ड्रोन बेस्ड एक निगरानी एवं टोही प्रणाली है। टोही इसमें हम लोग कहते हैं ना, गांव पे एक वर्ड है कि हम इनका टो ले रहे हैं, मतलब इनसे जानकारी ले रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बेसिकली टोही का मतलब यही होता है कि वो गुप्त जानकारी हमारी जाएगी, इकट्ठा करके चली जाएगी, ठीक है। तो एक टोही प्रणाली है, निगरानी एवं टोही प्रणाली है, ठीक है। जासूस है इनडायरेक्टली, ठीक है, निगरानी एवं टोही प्रणाली है, ठीक है। अच्छा, क्या इसके पहले यूरोप में ऐसी निगरानी एवं टोही प्रणाली नहीं थी? तो थी, लेकिन खुद यूरोप की नहीं थी। यूरोपियन कंट्रीज टोही एवं निगरानी प्रणाली के लिए इस टाइप की जो मीडियम एल्टीट्यूड, मतलब ये विशेषता रखते हो, मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस, रिमोटली पायलटेड, इन विशेषता वाला जो इसके पहले ड्रोन था उसका नाम था अमेरिका का MQ-9B ड्रोन। और यूरोपियन कंट्री क्या है, अपनी इस उद्देश्य के लिए, निगरानी एवं टोही के उद्देश्य के लिए अमेरिकी MQ-9B ड्रोन पे डिपेंड थे। अमेरिकी MQ-9B ड्रोन पे डिपेंड थे और इसी डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा या खत्म किया जाएगा, इसी निर्भरता को कम करने के लिए यूरोड्रोन कार्यक्रम लाया गया है। आपका ये वाला पॉइंट भी एग्जैक्ट क्लियर कर दिया। और यहां पे एक फैक्ट और भी है कि यूरोड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान 2027 में संभावित था। बोलो ये सब भारत के लिए क्या फायदा है? क्यों नहीं फायदा भाई? भारत के लिए, भविष्य के लिए फायदा ना। भविष्य में भारत का इसका लाभ पा सकता है। कैसा लाभ पा सकता है कि भाई भविष्य में टेक्नोलॉजी और तकनीक हस्तांतरण में, कि भाई हम भी आपके पर्यवेक्षक थे तो हम भी यूरोड्रोन विकसित कर सकते हैं, तो थोड़ा तकनीक हस्तांतरण कर लेते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, भारत की ख्याति तो एक ही है। अब हमारा नेक्स्ट आएंगे अगला हमारा टॉपिक। चलो अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, अगला टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि MCQ करा दूं। 32 मिनट हो गया, ठीक है, 32 मिनट की भी क्लास होगी। निश्चिंत रहो, धैर्य के साथ करेंगे। एक एक चीज समझते चलना है। और शर्त देखो एक है भाई, जितना होमवर्क हो सब कमेंट बॉक्स में एक जगह डायरी पे नोट करो, नहीं आ रहा है गूगल करो और ला के पेस्ट करो। गूगल करोगे तो पढ़ोगे, ला के पेस्ट करोगे, मेरा फायदा क्योंकि थोड़ा सा कमेंट ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगेगा आप लोग बड़ा एक्टिव हो। दूसरा, वो मेरे मनोबल के लिए बड़ा फायदा है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि सर क्लास क्यों ब्रेक हो गई, तो मुझे लगता है कि यार कि जैसे देखो, मैं सोचता हूँ कि क्लास लाऊं तो बहुत बढ़िया लाऊं, लगे हाँ आप टाइम दे रहे हो तो वो पॉजिटिवली यूज हुआ उसका कुछ, मतलब रीडिंग तो आप खुद भी कर सकते हो। तो वो मेरे मनोबल के लिए बड़ा जरूरी होता है कि यार कि मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं 30 मिनट में जो होमवर्क पूछा वो भी आ रहा है, अंतिम में जो होमवर्क पूछ रहा हूँ वो भी आ रहा है। तो लग रहा है हाँ लोग पूरी वीडियोस देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजा आता है। देखो IBCA फ्रेमवर्क समझौते को समझते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समझौते को समझते हैं यहां से, ठीक है, IBCA को। अब पहली बात तो एक होमवर्क लिखो कि IBCA में क्या क्या सब, चलो यहां पे लिखा है, होमवर्क क्या लिखो आप लोग देख के बताओगे। पहली बात देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को समझो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर हम लोग ट्रेडिशनल हिस्ट्री समझे तो 50वीं वर्षगांठ हमने मनाया था प्रोजेक्ट टाइगर का। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ और 1923 9 अप्रैल 1923 को हमने प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां वर्षगांठ मनाया। तो मोदी जी ने ये बोला कि भाई अब हम लोग यहां से एक कदम बढ़ के काम करेंगे, और एक कदम बढ़ के काम करेंगे तो हमने बोला कि हम IBCA की घोषणा करते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ कोई भी राज्य राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आता है तो हम कहते हैं कि आप हमारे IBCA का मेंबर बनेंगे, तो वो कहता है कि यस। अब समझो बात को, जिन 7 बिग कैट प्रजातियों की नाम ही यहां पे है बिग कैट, ठीक है, जिन 7 बिग कैट प्रजातियों की हम लोग संरक्षण करने वाले हैं वो क्या है, वो है आपकी एक बाघ, दूसरा शेर, तीसरा तेंदुआ, चौथा स्नो लेपर्ड, पांचवा चीता, फिर जगुआर, फिर प्यूमा। ये 7 प्रजातियां हैं। तो टोटल बिग कैट की कितनी प्रजातियां? 7 प्रजातियां हैं जिनका संरक्षण करने वाले, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ठीक है, इन 7 प्रजातियों का संरक्षण करने वाले हैं। आपको इतनी चीजें जितना अभी मैंने बताया
इतनी चीजें ऑलरेडी बताया और भारत इसमें इसका हेडक्वार्टर है। ये सब चीजें आपको यूबीपीसीएस 2023 देने होगे तो भी आपको, सॉरी 24 दे रहोगे तो भी आपने पढ़ा था, आपको इतनी चीजें ट्रेडिस नहीं बताती। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है जो ऐड हुई है वो समझो। पहली बात, टोटल अभी 27 मेंबर्स है इसके, 27 देश हैं, ये याद कर लो। अब देखो हुआ क्या है, कह रहा है कि आईबीसीए फ्रेमवर्क समझौता लागू हुआ, अभी हमने इसको बनाया था लेकिन अभी ये इंटरनेशनली इसको लागू नहीं किया था, यानी इसको लागू नहीं किया गया था। अभी देखो हुआ क्या है, कैसे इसको इंटरनेशनली लागू किया गया। तो कुल 5 देश, जिसमें निकारागुआ है, इस्वातिनी है, भारत है, सोमालिया और लाइबेरिया है। ये 5 कंट्री का नाम याद रखो आएगा, निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। इन 5 कंट्री ने ध्यान देना अभी क्या किया है कि इस फ्रेमवर्क के आर्टिकल 8.1 के अंतर्गत क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहमति यानी स्वीकृति प्रदान की है, अपनी स्वीकृति प्रदान की है अनुच्छेद 8.1 के तहत। और इसी तरीके से क्या है, इसको एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया। किन 5 देशों ने, निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया, इन्होंने इस फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की और इससे अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा इसको प्राप्त हो गया। ठीक है, रेटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 8। ठीक है, तो ये आर्टिकल 8 भी दिमाग में रखना आ सकता है। तो 5 कंट्रीज ने, और इसी के साथ क्या हुआ कि अब ये एक फ्रेमवर्क के तौर पे इसको आधिकारिक तौर पे लागू कर दिया गया। अब ये एक आधिकारिक तौर पे लागू हो गया। ठीक है, यानी अब ये क्या हो गया, एक इंटरनेशनल संगठन बन गया, ये एक कानूनी इकाई बन गई। ठीक है, ये एक कानूनी इकाई बन गई, इसके कुछ अपने नियम है, लॉज हैं, उसको पालन नहीं करने वाले को निकाला जाएगा, इन नियमों को पालन करने वाले को शामिल किया जाएगा। तो अब ये एक असली जाके निकाय बना, असली निकाय बना। अब समझो, अब बोलोगे सर चलिए ठीक है, ये चीज जान लिया, काम खत्म हो गया। देखो भाई, काम खत्म हो गया, इसमें जो लास्ट लाइन है ना वो सबसे खतरनाक लाइन है, सबसे खतरनाक लाइन है। अगर इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया तो यहां फिर से आपको बता सकता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो इंटरनेशनल बिगकेट अलाउंस है इसकी सदस्य कौन बन सकता है। कह रहा है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र देशों और उन देशों, तो यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज हैं भाई, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इसके भी अपने लॉज हैं, तो जाहिर सी बात है नियमों को पालन करने वाला ही इसका मेंबर है। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों और उन देशों का सदस्य बनने को भी अवसर दिया जाएगा जो इन प्रजातियों से अभी भी वंचित है। तो स्टेटमेंट देगा कि जिन 7 बिगकेट प्रजातियों का संरक्षण प्रदान किया रहा है, तो इन्हीं प्रजातियां जिन जिन देशों में पाई जाती हैं उन्हीं प्रजातियों को केवल इसका मेंबरशिप दिया गया है। आंसर है नहीं। इन प्रजातियों से जो जो लोग वंचित हैं, अर्थात जो कंट्रीज में ये प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं, वो भी इसका मेंबर बन सकती है। यहां पे सबसे ट्रिकी लाइन था, दिमाग रखना और तैयार करना। बताओ समझा कि नहीं। ये तो एक सिंपल सा एक ही लाइन में याद करना है। ठीक है, केरला बहुत अच्छा काम किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निकाय, एक कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया जो वरिष्ठ नागरिकों के हितों, उनके वेलफेयर को लेके वर्क करेगी। ये एक सलाहकारी भूमिका में है, गवर्नमेंट को सलाह देगी। गवर्नमेंट जो ओल्ड एज है के लोग हैं उनसे रिलेटेड जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनको बनाएगी। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है, ये एक सलाहकारी निकाय भी है, मतलब कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी किसने किया, तो वो किया केरला ने किया है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया। ठीक है, तो एक तो भाई डायरेक्टली इस हेडिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के, क्योंकि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है, मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया। ये हेडिंग दिमाग में रखना, ये भारत का पहला है ना कि मध्य प्रदेश का। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इसकी मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा। इस बात की मंजूरी प्रदान की गई, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बेसिकली क्या है, इस बात की मंजूरी प्रदान की कि ठीक है, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र आप रीवा में खोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखना है तो गोविंदगढ़ रेवा डिस्ट्रिक्ट, गोविंदगढ़ में अगर मान लो कि एग्जैक्ट बोल दे आपसे तो गोविंदगढ़ रेवा डिस्ट्रिक्ट ये लोकेशन हो गया। कहां पे खोला गया है, तो गोविंदगढ़, यहाँ पे जो चिड़ियाघर है वहां पे गोविंदगढ़ रेवा डिस्ट्रिक्ट।
अब देखो इससे संबंधित कुछ बात देखो, एक दो बात यहाँ पे कह रहा है। तो रीवा किसे, रीवा में ही को खोला गया, तो कह रहा है रीवा को हम लोग सफेद बाघों की भूमि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सफेद बाघों की भूमि कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। ठीक है, तो सफेद बाघों की भूमि के नाम जाना जाता है। अब मैंने बोला आपको कि रीवा में की गोविंदगढ़ में बेसिकली ये खोला गया। तो क्या यहाँ पे देखो, अब कुछ थोड़ा सा बाघों के ऊपर, सफेद बाघ के ऊपर थोड़ी सी कुछ हिस्ट्री बताया है। कह रहा है कि भाई कि बाघ क्या है, तो बाघ, सफेद बाघ के ऊपर कह रहा है कि भाई जो अंतिम ज्ञात, लास्ट जो जानने में लास्ट नोन जो व्हाइट टाइगर है, उसकी खोज किसने की थी, तो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव द्वारा। ठीक है, इसकी खोज की गई थी। जैसे व्हाइट टाइगर्स मिल नहीं रहते, तो राजा महाराजा लोग क्या करते हैं, शिकार पे जाते हैं, इनको वहां व्हाइट टाइगर दिख गया तो उसका शिकार नहीं करेंगे और उसको पकड़ के लेते आएंगे। तो उसकी खोज किसने की, तो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने की। और जिस लास्ट व्हाइट टाइगर को देखा गया उसका नाम था मोहन। नाम क्या था, मोहन। तो मोहन, ठीक है भाई, अपने मोहन को सांवलेपन के लिए जानते हैं, लेकिन ये सफेद पन के लिए जानता है। तो मोहन नामक एक व्हाइट टाइगर किसने देखा, जो लास्ट नोन व्हाइट टाइगर है वो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव। तो हमारी संस्कृति क्या है भाई, जिसने संरक्षण दिया उसके नाम पे चिड़ियाघर खोल दो, वो खोल दो, वो खोल दो। तो इन्हीं के नाम पे कई सारे हमने अपने इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सफेद बाघों के संरक्षण को लेकर। तो इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव की सफेद बाघों के संरक्षण में। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, अच्छा, अब हमको इसमें क्या याद करना है, ठीक है, यहां पे कह रहा कि इस परियोजना को 2011 में ही सिद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी इसको जो व्यवहारिक मंजूरी दिया गया कि ठीक है हम इसको स्थापित करते हैं, वो अभी दिया गया। सैद्धांतिक रूप से इस परियोजना पर सहमति आपकी हो गई थी 2011 में ही। ठीक है, 2011 में ही। ठीक है, अब यहाँ पे उसका फायदा बताया गया है। फायदा ये है कि सफेद बाघों का संरक्षण करेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो स्थानीय इकोनॉमी क्या है, लोकल इकोनॉमी क्या है, बूस्ट करेगी। ठीक है, यही सब बात यहाँ पे बताई गई है। जो जैव विविधता है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिक बात बताई गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, ठीक है, कहा कि मध्य प्रदेश को अगर हम लोग वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए देखें, वाइल्ड लाइफ ऑपरेशन वर्क्स के लिए देखें, तो इसको हम लोग टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कह सकते हैं, लेपर्ड स्टेट कह सकते हैं, चीता स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी का संरक्षण कहां किया जा रहा है, इन सभी का संरक्षण किया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब लगा गया ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये मतलब बहुत ही प्यारी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखो। तो कह रहा है नीति आयोग की, अच्छा ये रिपोर्ट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, क्योंकि नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट आई है। ध्यान, नीति आयोग ने राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी की है। ध्यान, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इस रिपोर्ट का नाम देखो कितना लंबा छोड़ा है। तो अभी नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेट हायर एजुकेशन की बात कर रहा है कि हम लोग स्टेट हायर एजुकेशन पे क्या काम कर रहे हैं। तो राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालय, मतलब हो गया, ठीक है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इसको हम लोग एसपीयू बोलते हैं, देखना, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इसको हम लोग एसटीयूज बोलते हैं। ठीक है, तो राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इस रिपोर्ट का नाम है ये। ठीक है, तो नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम क्या है, राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। अच्छा, ये हो गया। नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो गए, सुमन बेरी हो गए। ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक, कह रहा कि यह रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट है, पहली बार विशेष रूप से राज्य सार्वजनिक विद्यालय
फर्स्ट एवर पॉलिसी फोकस किसके ऊपर बेसिकली, तो एक्सक्लूसिवली ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज पे, ठीक है, विशेष रूप से, ठीक है, ये क्या है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज पे फोकस्ड है, केंद्रित है, ठीक है। मतलब ये दिखा रही है कि उनकी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, वित्त पोषण क्या हो रहा है, मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं उच्च शिक्षा पे, ये सब इसको क्या करेगी बेसिकली जांचेगी। तो इसने क्या क्या रोड मैप दिए बेसिकली, जो एनईपी 2020 का टारगेट है उसको पाने में सक्षम है या नहीं, विकसित भारत 2047 जो हमारा लक्ष्य, उस टारगेट को पाने के लिए क्या रोड मैप हो सकते हैं, इन सभी की सिफारिश की है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आ रही है, जो इस रिपोर्ट में बात लिखी हुई है। तो लिखी क्या गई है इस रिपोर्ट में बात, इसकी महत्ता देखो। तो कह रहा है कि भारत में 80% लोग जो हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो राज्य सार्वजनिक विद्यालयों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज से प्राप्त करते हैं। तो अगर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज से हमारे 80% युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, उनको केवल शिक्षा नहीं प्रदान करनी है, उनको विश्व स्तरीय, ठीक है, उनको विश्व स्तरीय एजुकेशन देना है, ठीक है, देना, उनको क्या करना है, विश्व स्तरीय शिक्षा देनी होगी, यानी क्वालिटी जो हायर एजुकेशन है वो प्रदान करना होगा, ताकि वो आने वाला जो नवीन मार्केट है, नवीन मार्केट कैसा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट है, समझो, उस मार्केट से तो कंपीट तो करे हमारा युवा, वरना हम क्या, हम उपभोक्ता बन जाएंगे, सीधी सी बात है। अब आ जाओ, ठीक है, कह रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2035 तक एसपीयूज में नामांकन बढ़कर 7 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। खैर छोड़ो, अब देखो यहां पे एक बात क्या बोलेगी, एक कंक्लूजन क्या बोला गया, ये कंक्लूजन आप यूपीपीसीएस के मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डरना यहां पे कह रहा है शिक्षा पर केंद्र और राज्यों का जो संयुक्त निवेश है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, शिक्षा पर सेंटर और स्टेट का जो संयुक्त, यानी स्टेट और सेंटर दोनों मिलके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अभी कितना है, 0.62% है। दोनों का संयुक्त निवेश कितना है, संयुक्त निवेश कंबाइंड इन्वेस्टमेंट कितना है, वो है आपका 0.62%। इसको बढ़ा के कितना करना चाहिए, 6% करना चाहिए। एक तो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का कंक्लूजन इतना है। ये सब बात आप लोग मेंस में लिखोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी आपके आंसर की, खासतौर पे हायर एजुकेशन पे क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो कह रहा शिक्षा पर, अभी हायर एजुकेशन की बात ये नहीं कर रहा है, ये जो फैक्ट बोला हूं ये तो एजुकेशन के ऊपर ही बात है कि एजुकेशन पर सेंटर और स्टेट का जो संयुक्त निवेश है वो 0.62% है, इसको 6% बढ़ना चाहिए, यानी एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है वो 0.62% है। अच्छा, अब देखो ये इंडेक्स किन किन बातों में जानकारी देती है, ये बताती है कि स्टेट वाइज भी कि टोटल एजुकेशन पर अपने जीएसडीपी का, मतलब स्टेट जीडीपी का, ठीक है, कौन सी मतलब कौन ऐसा है जो कितना खत्म कर रहा है, ठीक है, एसजीडीपी का कौन कितना परसेंटेज खत्म कर रहा है। तो ये टोटल एजुकेशन की बात कर रहा है। टोटल एजुकेशन मतलब प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च, सबकी बात कर रहा है। इसके बाद से ये क्या करेगा, केवल हायर एजुकेशन की भी बात करेगा, क्लियर, हायर एजुकेशन की भी बात करेगा। इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आपको ये प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, आपको ये प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद से ये बताएगा कि भाई जो यूनिवर्सिटी डेंसिटी है, यूडी हम लोग बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी डेंसिटी मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर कुल कितनी यूनिवर्सिटीज नेशनल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है। 10 लाख पॉपुलेशन पे कुल कितनी यूनिवर्सिटीज है, तो यूडी यानी यूनिवर्सिटी डेंसिटी के ऊपर ये रिपोर्ट देता है। यूनिवर्सिटी डेंसिटी के बाद से ये बताता है कि प्रति युवा व्यय, मतलब हायर एजुकेशन पे प्रति युवा व्यय का क्या हिसाब किताब है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट देता है। कौन सा स्टेट हायर एजुकेशन पे, देखो एसजीडीपी के हिसाब से नहीं, रुपए के हिसाब से, मतलब एक होता है परसेंटेज, मतलब कि भाई हम इतना करोड़ रुपया बजट दे रहे हैं, ठीक है, तो रुपए के हिसाब से कौन सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतनी सारी मुद्दों पे यहां पे चर्चा की गई है। अब समझो एक एक चीज। तो अगर हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम केवल अभी बात कर रहे हैं यहां पे, ये जो रेड कलर में ब्लॉक है ये टोटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां अब क्या है, क्या ये रिपोर्ट जो नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट कहती है कि जम्मू कश्मीर अपनी जीडीपी का एजुकेशन पे 8.11% खर्च कर रहा है। कितना, तो 8.11% अपने जीडीपी का खर्च कर रहा है।
आगे बात समझ में, 8.11%। उसके बाद से किसकी बारी है, मणिपुरा की, फिर किसकी बारी है, मेघालय की, फिर किसकी बारी है, त्रिपुरा की। ओके, फिर किसकी बारी है, त्रिपुरा की। अब कह रहा है कि अगर इसके विपरीत हम दिल्ली की स्टडी करें तो कह रहा है कि तो इसमें बताया गया है कि इसमें बेसिकली इनमें कि उच्च शिक्षा के लिए काफी कम आवंटन जो कर रहा है वो दिल्ली 1.67%। हायर एजुकेशन की बात बोल रहा हूं, अब ये मत कहना कि ये रिपोर्ट मैंने बनाया है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो अपने टोटल फंडिंग का हायर एजुकेशन पे दिल्ली सबसे कम खर्च कर रही है 1.67%। 1.67%, समझो मेरी बात। यहां पे हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, ओवरऑल एजुकेशन की बात कर रही है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, उच्च शिक्षा के लिए काफी कम आवंटन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, दिल्ली कर रही है। तो ये दिल्ली हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर रही है। कितना, तो दिल्ली कर रही है 1.67%। 1.67%। आगे बात समझ में यहां तक, अब आ जाओ। अच्छा, अब आ जाओ यहां पे कह रहा कि यहां पे वुमेन्स का, महिलाओं की क्या स्थिति है, वुमेन्स की। तो हम ये पूछे कि हायर एजुकेशन में जो नामांकन दर है, तो आप बोलोगे कि मेल इज ग्रेटर देन फीमेल, ठीक है, फीमेल, यही ना बोलोगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे ये कैटेगरी नहीं है, यानी जहां पे फीमेल मेल से ज्यादा हायर एजुकेशन ले रही है। जैसे कह रहा है कि केरला, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ध्यान देना, ये तीन ऐसे स्टेट है। एक स्टेट का नाम है केरल, एक स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़ और एक स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। ये तीन ऐसे स्टेट हैं जहां पे हायर एजुकेशन महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा ले रही हैं। राज्यों में महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों की तुलना में अधिक है, ठीक है, ध्यान देना। कहां पे, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी ये कह दे कि इस इंडेक्स में नीति आयोग ने पाया कि सभी राज्यों में जो पुरुषों का नामांकन दर उच्च शिक्षा में महिलाओं से अधिक है। तो नॉर्मली हम इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे। ये बताता है कि एटलीस्ट ये तीन ऐसे स्टेट है जहां महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, लोगों को हायर एजुकेशन दिलवाने में इंटरेस्टेड जाते हैं, ठीक है, समझना बात को। ये कंक्लूजन यहां पे निकला है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अलावा अगर हम बात करें, बस इसको रीडिंग कर लो कि कुछ छोटे राज्य जैसे चंडीगढ़, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ये कुछ ऐसे राज्य या यूटीज है जहां पे लगभग 50% दोनों लोग हैं, लगभग 50%, ठीक है। बाकी जगहों पे कम स्थिति है। अब प्रति युवा व्यय के मामले में देखो, तो कह रहा है कि 2005-6 में हायर एजुकेशन पे जो प्रति युवा व्यय जाता था किसी को ग्रेजुएट होने में, तो कह रहा है कि वो था 2174 रुपया। उच्च शिक्षा पर प्रति युवा व्यय कितना था, 2174 रुपया था। और अब ये बढ़ के प्रति युवा व्यय जो है शिक्षा पर, हायर एजुकेशन पर कितना हो गया है, 4921 प्रति युवा। एवरेज 2019-20 में 2174 रुपया ही केवल हायर एजुकेशन में था, और ये अब बढ़ के कितना हो गया, 4921 रुपया। 4921 रुपया, यानी हायर एजुकेशन में जो वृद्धि है वो हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट का, पैसे का। तो 4921 रुपए, 4921 रुपए, ठीक है, ध्यान देना। और स्टेट वाइज कि प्रति युवा व्यय हायर एजुकेशन पे कौन कर रहा है, तो सर्वाधिक कर रही है आपकी केरला, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना, ठीक है, प्रति युवा व्यय खर्च कर रही है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि महाराष्ट्र 11,421 करोड़ रुपए, ठीक है, बजट हायर एजुकेशन के लिए दिए। और इतनी बड़ी रकम का हायर एजुकेशन पे बजट देने वाला एकमात्र स्टेट, मतलब सर्वाधिक सबसे बड़ी स्टेट है जिसने हायर एजुकेशन के लिए 11,421 करोड़ रुपया दिया है, 21 करोड़ रुपया दिया है। तो उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे, 11,421 करोड़ रुपया दिया है। 11,000, मतलब महाराष्ट्र यहां पे टॉप पे है, ठीक है। तो टोटल एजुकेशन में जीडीपी का, तो वो आपका हो गया कौन, वो आपका हो गया जम्मू कश्मीर। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई कुछ स्टेट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में वुमेन्स का नामांकन सर्वाधिक है। उसमें हिमाचल प्रदेश था, उसमें केरला था और उसमें छत्तीसगढ़ था, यही था ना, केरला, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। हाँ, उसके बाद से हमने ये देखा कि भाई कि प्रति युवा व्यय कितना है, तो 2019-20 में ये हो गया 4,921 रुपए। महाराष्ट्र हायर एजुकेशन पे 11,421 करोड़ रुपए का एक बजट तैयार किया, और इतना बड़ा बजट महाराष्ट्र का है, ठीक है, ध्यान देना।
आते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, हम लोग अगर उच्च शिक्षा पे जीडीपी के अकॉर्डिंग व्यय निकाले, ये व्यय क्या हो गया उच्च शिक्षा पे, ये आपका उच्च शिक्षा पे रुपया हो गया, रुपया। तो क्योंकि महाराष्ट्र का जीडीपी बहुत ज्यादा है, तो अब इतने रुपए का अगर तुम जीडीपी के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालोगे तो कम है, कम है। लेकिन बिहार का जीडीपी क्या होगा, कम होगा, भाई गरीब राज्य लगभग। तो लेकिन उसके बावजूद हायर एजुकेशन में बिहार अपने टोटल बजट का 1.56% खत्म करता है। कितना? तो जीडीपी के अकॉर्डिंग, एसजीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो केवल हायर एजुकेशन पे सर्वाधिक जो खर्च करता है वो बिहार करता है अपने जीडीपी का 1.56%, 1.56%। एक एक चीज क्लियर करते चला, यहाँ पे डाउट भी मत पड़ना मेरे भाई। उसके बाद से बारी किसकी है, जम्मू कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर टोटल एजुकेशन में कितना इन्वेस्टमेंट है, 8 पॉइंट समथिंग, कितना है 8.11%, और हायर एजुकेशन में उसमें 1.53% का हायर एजुकेशन पे अपनी जीडीपी का खर्च करती है। बाकी जो जीडीपी का बचा हिस्सा है 8.11% माइनस 1.53, वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे खर्च कर रही है। ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और सबसे कम अगर कोई अपना हायर एजुकेशन पे खर्च कर रहा है तो वो कर रही है तेलंगाना। तेलंगाना केवल 0.18% कर रही है हायर एजुकेशन में। सबसे कम जो खर्च कर रहा है वो कौन कर रहा है, तेलंगाना। वो कितना, 0.18% हायर एजुकेशन पे। अब यहां से सारा कंक्लूजन देख जाओ, सारा कंक्लूजन देख जाओ आपका। तो हमने क्या देखा पहला भाई कि एक तो हमने रिपोर्ट का नाम देखा, फिर हमने देखा कि भाई कि ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 80% लोग एसपीयूज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि बजट के रूप में कि संयुक्त बजट अभी केवल 0.62% है, इसको बढ़ के 6% होना चाहिए। फिर हमने देखा टोटल एजुकेशन में जीडीपी का क्या हाल चाल है, जिसमें देखा कि भाई जम्मू कश्मीर टॉप पे है। जम्मू कश्मीर के बाद से मणिपुर खर्च करी है, मणिपुर के बाद से मेघालय खर्च करी है, मेघालय बाद से त्रिपुरा खर्च करी है। तो जम्मू कश्मीर मतलब टॉप इन्वेस्टर्स जो है वो कोई हम लोग कह सकते हैं जितनी पहाड़ी स्टेट है वही है इसमें, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, सब के सब वही हिमालय स्टेट है। ठीक है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, फिर मणि, फिर मेघा, फिर ठीक है, त्रिपुरा। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे, इसके बाद से हमने यहां पे क्या देखा कि हाँ एक टॉपिक बस यहां पे छूट गया है, पहले जितना हुआ उसका रिवीजन करा दूं। वुमेन्स वाला हमने देखा, फिर हमने प्रति व्यक्ति व्यय देखा, फिर बजट के वैल्यू के हिसाब से हमने देखा कि महाराष्ट्र सर्वाधिक खर्च करती है। ठीक है, महाराष्ट्र सर्वाधिक खर्च करती है, उसके बाद से बिहार करती है, उसके बाद से बिहार करती है 9,666 रुपया, करोड़ रुपया। ठीक है, 9,666 करोड़ रुपया। ठीक है, और अगर हम लोग इसी जीडीपी में बात करें तो जीडीपी के मामले में खर्च करने में हायर एजुकेशन में बिहार टॉप पे है 1.56%, उसके से जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इसका एक चार्ट बना लो, सबको मैंने अलग अलग करके समझा दिया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी डेंसिटी। तो कह रहा है यूनिवर्सिटी डेंसिटी क्या है, तो अगर हम लोग नेशनल डेंसिटी समझे तो वो केवल आपका है 0.3 है, नहीं 0.3 0.8 है, सॉरी। ठीक है, राष्ट्रीय औसत जो है वो 0.8 है, राष्ट्रीय औसत कितना है, 0.8 है। राष्ट्रीय औसत 0. विश्वविद्यालय का 8 है, मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पे 0.8 यूनिवर्सिटीज है। 10 लाख जनसंख्या पे राष्ट्रीय स्तर पे 0.8 यूनिवर्सिटीज है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सिटी डेंसिटी हो गया, ये यूनिवर्सिटी डेंसिटी हो गया। और राष्ट्रीय औसत के ऊपर ना कह रहा कि सबसे अधिक जो डेंसिटी है वो 10.3 है, किसकी, सिक्किम की, 10.3 नेशनल डेंसिटी से ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग बात करें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। बिहार देखो अपने बजट का 1.56% खत्म कर रहा है, कितना, 1.56%। और जानना 9,000 बीपीएससी वाले याद रखना ये बात, बीपीएससी ने 9,666 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन डेंसिटी के मामले में क्या है, कम है। बिहार इन जगहों पे कर रहा है कि राष्ट्रीय औसत क्या है, राष्ट्रीय औसत से भी यहाँ पे कम यूनिवर्सिटी डेंसिटी है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र भी क्या है, लगभग 11,000 समथिंग करोड़ रुपए खर्च कर रहा है पर 11,421, लेकिन इतनी यूनिवर्सिटीज इसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रीय औसत से कम है, मतलब 0.8 यूनिवर्सिटी है, यूडी मतलब यूनिवर्सिटी डेंसिटी, तो इतने से कम है यहाँ पे।
और बिहार में तो भाई बहुत कम है, 0.2, 10 लाख जनसंख्या में केवल 0.2 यूनिवर्सिटीज है बिहार में। कितनी? केवल और केवल 0.2। ठीक है, तो यानी बिहार में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलने का काम है, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलने का काम है। ये सारी बातें यहां पे हमने समझ लिया, इतनी बातें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भाई हमने बहुत क्लियरली समझ लिया। देखो आप इस बात को समझ सकते हो कि चीजों को इतनी इजी वे में लाने के लिए समय देना पड़ता है। ठीक है, समय कोई देगा तो इतनी इजीली समझा लेगा। ऐसा बात नहीं कि केवल मैं ही कर पाऊंगा, बहुत सारे लोग करा भी रहोगे। ठीक है, हमेशा क्या करना है कि कहीं भी समझ पेपर आपको लग रहा है थोड़ा टफ बन रहा है तो हमको भी अब और काम करना होगा, हम भी अपनी तरफ से चूक नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। तो ये सब चीजें हमने कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, कि हम लोग क्या करें, और भी एरियाज है जो हमने तैयार किया है उसको हम लोग करा सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे अभी ब्रेक करते हैं। तो हमने क्या देखा, एक पेज यहाँ पे देखा, 2 पेज करंट अफेयर ये खत्म हुआ, ये तीसरा पेज करंट अफेयर खत्म हुआ, लगभग 4 पेज यहाँ करंट अफेयर पढ़ा हमने। अब हम लोग पेज नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। इसके ये जो पेज नंबर 2 है ना, यहाँ पे इसके बेस में क्या कर रहा हूं, आपको एक एमसीक्यू लेके आया हूं। ठीक है, ध्यान देना, उस एमसीक्यू को आप लोग बहुत ध्यान से देख लेना, तैयार कर लेना। अब दिखाता हूं आपको। ठीक है, आप लोग को ये एमसीक्यू में क्या करता हूं, आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, मास्टर क्लास वालों को मास्टर क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक, इसका आंसर करना है, और ये इस सारे के सारे आंसर, ठीक है, आपके पेज नंबर 2 पे मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 2 पे मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1, 2। अब देखो, एक भी क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट का नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट। दूसरा नंबर क्वेश्चन कूट का है, तीसरा मल्टीपल स्टेटमेंट, चौथा मल्टीपल स्टेटमेंट। ठीक है, लगभग 20-22 फैक्ट्स इसमें है। तो इसके पेज नंबर 2 पे आंसर है। आपको इसमें क्या करना है, गुड टिक मारना है, गलत टिक मारना है, और जो गलत हो उसका राइट आंसर क्या करना है, ये बगल में लिख लेना। मैं क्या करूंगा, क्योंकि आज 1 घंटे की ऑलरेडी क्लास हो गई तो इसको अपलोड करते हैं 1 घंटे 2 मिनट। ठीक है, अब ये पढ़ाऊंगा तो लगभग 20 मिनट और चला जाएगा क्लास। ठीक है, तो इसको यहीं पे ब्रेक कर देता हूं, समझा दूंगा इसको, और कोई दिक्कत नहीं, मैंने काम किया, मतलब ये समझ जाओ कि आपका हो गया अगला 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड नंबर पेज से। अब हम नेक्स्ट थर्ड नंबर पेज पे काम करेंगे। लास्ट में मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चंस को एक साथ करा दूंगा लाके। ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद।